हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे झारखंड लोक सेवा के द्वारा आयोजित छठी जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जीएस से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को। तो हमने इसका सीरीज में अगर देखें दोस्तों, तो इससे पहले हमने 50 प्रश्न बना दिए थे। ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग 51 से लेकर 100 तक कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम 100 पढ़ाने वाले थे दोस्तों, लेकिन क्या हुआ था कि बादल गरजने लगी थी, इसके चलते हमने स्टॉप कर दिया था। तो चलिए आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो 51वें पहला प्रश्न है दोस्तों कि दूध का सफ़ेद रंग होता है। दूध का सफ़ेद रंग कैसे होता है दोस्तों? तो केसिन से होता है। यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों कि दूध में केसिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है और इसी प्रोटीन के कारण दूध जो होता है सफ़ेद रंग का होता है। अगला प्रश्न है कि वेब पोर्टर यानी होता है डेक नेट संबंधित है। तो वेब पोर्टर है वो ई एग्रीकल्चर से संबंधित है। यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। वेब पोर्टल जो होता है दोस्तों ई कृषि से जुड़ा हुआ है और कृषि एवं सहकारिता विभाग की यह एक देखा जाए तो ई गवर्नेंस परियोजना है, जिसे कृषि ऑनलाइन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एवं संचालित किया जाता है। तो इसे सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा संचालित किया जाता है। किस लिए दोस्तों? तो कृषि ऑनलाइन की सुविधा प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ऐसा पहला देश बना है स्वीडन, जहाँ पर अगर देखें दोस्तों नकदी रहीन है, यानी कि यहाँ पर नकदी में काम नहीं होता है। कैशलेस है, जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में कैशलेस, हिंदी में बोल सकते हैं नकदी रहित, यानी नकदी न रहना। यानी डायरेक्ट देखें तो सभी काम जो है ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है, ट्रांजेक्शन के माध्यम से हो रही है। ऐसे अर्थव्यवस्था वाला मात्र एक देश अभी प्रथम देश बना, वो बना था स्वीडन। ये कब की बात है? तो 2016-17 की बात है दोस्तों, क्योंकि सारा प्रश्न जो है करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न है कि रियो ओलंपिक की सबसे युवा एथलीट कौन थी? तो रियो ओलंपिक की सबसे युवा एथलीट थी उस समय गौरिका सिंह। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। 2016 में भाग लेने वाली ये नेपाली तैराक जो थी ये गौरिका सिंह थी। ये कहाँ की थी? तो इसको भी याद रखना कि नेपाली तैराक यानी नेपाल से तैराकी करती थी और मात्र 13 वर्ष यानी लगभग 14 वर्ष की हो रहा था दोस्तों। 13 वर्ष कुछ महीने में सबसे पहले इन्होंने कम युवा के खिलाड़ी के रूप में भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्शक सर्वेक्षण संगठन यानी एनएसओ के द्वारा वर्ष 2015 में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2016 में अगर देखा जाए तो 26 राज्यों को शामिल किया गया था। इस 26 राज्यों में प्रथम स्थान कौन था दोस्तों? तो सिक्किम था। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। जबकि सबसे अंतिम पायदान पर था हमारा झारखंड राज्य। तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं कि अंतिम में उस समय कौन था? तो झारखंड था। ऐसे प्रश्न अब वर्तमान वाले करंट अफेयर से रहेगा, इसलिए इसको माइंड में रखने की उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है तो आप वर्तमान में से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहां से कहां तक चली? तो गतिमान एक्सप्रेस जो था दोस्तों ये कहां से चली? तो हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक चली। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये देखें दोस्तों तो गतिमान एक्सप्रेस जो ट्रेन चलाई गई थी ये परियोजना देखें तो ये हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक चली। और आगरा कहाँ था दोस्तों? तो आगरा कैंट तक चला था। यह भारत की पहली हाई स्पीड चलने वाली ट्रेन है, जिसकी गति कितना था दोस्तों? तो 160 किलोमीटर पर आवर था। किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। तो यहाँ पर तकनीकी के परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी ये हो गया। अगला ऑप्शन है कि श्रम की उत्पादकता का कम होना, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब होता है दोस्तों श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों कि कोई काम या रोजगार, अगर यहाँ पर देखिए कोई आपका उद्योग है उसमें से कुछ लोग शामिल तो होते हैं, लेकिन वो दिखाई देता है कि ऊपर से काम कर रहा है लेकिन उसकी उत्पादकता बिल्कुल शून्य होती है। यानी कि जब उसको काम से बाहर निकाल देंगे तो आपके उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उसी को कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि जो श्रमिक होगा
जो ऊपर से देखने में रोजगार में संलग्न रहता है लेकिन वास्तव में रोजगार में नहीं होता है, क्योंकि उनसे प्राप्त होने वाला सीमांत उत्पादन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात यदि उन्हें श्रम से बाहर कर दिया जाए तो भी कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं होगा, अतः ऐसे श्रमिक को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राजीव आवास योजना जो 2011 में शुरू की गई थी उसे कब तक के लिए विस्तारित किया गया है। तो राजीव योजना जो शुरू की गई थी उसको विस्तारित किया गया है दोस्तों 2022 तक, यानी 11 से अब 11 जोड़ दीजिए, 2022 तक इसको विस्तारित कर दिया गया है। इस योजना में देखा जाए दोस्तों तो समावेशी और सामयिक शहरों से युक्त झुंगी मुक्त भारत की कल्पना की गई है। झुंगी मुक्त समझ सकते हैं, जो झुंगी बस्तियां में लोग रहते हैं उससे उसको मुक्त करना है और एक अच्छे आवास प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत हुआ 2011 में और 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया है इस सब चीज़ों को करने का। अगला प्रश्न है कि 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस रूप में मनाया जा रहा है। तो वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा देखें तो अंतर्राज्यीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का 155वां सदस्य कौन है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों फिलिस्तीन। जो फिलिस्तीन है दोस्तों वर्ष 2011 में यूनेस्को का 155वां सदस्य बना है। वर्तमान में यूनेस्को में अगर देखा जाए तो शामिल सदस्यों की संख्या 193 है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका और इजराइल जो था यूनेस्को की सदस्यता त्याग दिया है। अगला प्रश्न है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। हड़प्पा में अगर सबसे बृहद स्थल की बात करें दोस्तों तो भारत में अगर देखा जाए तो राखीगढ़ी है, जो हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। ये राखीगढ़ी जो है दोस्तों भारत में हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल है और मोहनजोदड़ो हड़प्पा तथा गनवारीवाल पाकिस्तान में तथा राखीगढ़ी और धोलावीरा जो है दोस्तों ये भारत में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में 5 बृहद स्थलों को श्रेणी में आते हैं। कौन सा आपका, तो ये राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो जनसभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो ए आंसर हो जाएगा सभा। यहाँ पर देखें तो सभा, समिति और बृहद ये जो ऋग्वेद कालीन की जनतंत्रीय संस्थाएं थी और सभा जो था न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि यमक बुध पितक से संबंधित है। तो प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न है वहाँ पर, और खासकर ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म वगैरह जो पढ़ेंगे तो सब चीज़ें ऋग्वेद वगैरह में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि यमक बुध पितक से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आंसर सी, अधिमम। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया है। कौन कौन पिटक है आपको पता होगा कि विनय पिटक, सूत पिटक और अधिमम पिटक। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और इन्हीं में से देखा जाए त्रिपिटक कहा जाता है दोस्तों ये तीनों को। और तीनों पिटकों में अगर देखें तो अधिमम पिटक के अंतर्गत ही 7 ग्रंथ शामिल हैं, जिसमें धम्मम संगति, विभाग, धातुकुत्ता, युगल पंचित और कथा वस्तु, यमक और पठान। तो इस तरह से यहाँ पर धम्मी तमम जो उसके 7 उल्लेखों में शामिल है उसी में एक आपका आता है अधिधम्मम। अगला प्रश्न है कि चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुंग युंग। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा कि चीनी यात्री सुंग युंग ने 518 ईस्वी में भारत आया और उसने अपने 3 वर्ष की भारत यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्र की थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि प्राचीन इतिहास में जो चीनी यात्री आए थे जितने, सभी का नाम आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है। तो झारखंड की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। और राज्य की जो औसत वार्षिक वर्षा अगर देखा जाए दोस्तों तो आपको पता होगा
कि वर्षों का आर्थिक वर्षा अगर देखा जाए 140 सेंटीमीटर आता है, तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। राज्य की कुल वर्षा में अगर देखा जाए दोस्तों तो जून से सितंबर के मध्य होती है, और झारखंड को जो यहाँ पर वर्षा लाने वाली है वो अरब सागर की मानसूनी शाखा से वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है, यानी कौन सा जोड़ी को मिलाना है सही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका यहाँ बी ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि कच्छ का वन संसाधन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। कच्छ का रण जो गुजरात में है दोस्तों, तो वन संसाधन के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है, जबकि कोल्हान हमारा जो झारखंड है वो खनिज संसाधन से लिए परिपूर्ण है कोल्हान। जैसा कि आप लोग जानते होंगे जादूगोड़ा के खान वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, और कोल्हान बहुत सारे चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, खनिज के मामला में सर्वोत्तम है। मालाबार का तट है जल संसाधन के लिए, और मध्य गंगा का मैदान जो है वो मृदा संसाधन के लिए। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन था हमारा दोस्तों कच्छ, वो वन संसाधन के लिए बिल्कुल नहीं है, बाकी सभी मैच कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तब चलिए मिलाते हैं, तो लद्दाख जो होगा सूती वस्त्र उद्योग के लिए, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दंडकारण्य जो हो जाएगा जूट की कृषि के लिए, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तरी बिहार हो जाएगा चीनी उद्योग के लिए, तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो चीनी उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा एरिया है, तो आपका अभी के रूप में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। रायलसीमा में अगर देखें दोस्तों तो चाय की बागान, तो यहाँ पर सी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व का 2011 की गणना के अनुसार सही क्रम क्या है। तो सबसे उच्च अगर बात किया जाए दोस्तों जनसंख्या घनत्व, तो सबसे उच्च जनसंख्या घनत्व कहाँ की है, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि बिहार का है, क्योंकि यहाँ पर कोई काट ही नहीं सकता, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि बिहार का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। वहीं पर अगर देखा जाए दोस्तों तो बिहार के बाद आपका हो जाएगा पंजाब, इसके बाद झारखंड, इसके बाद उत्तराखंड। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 2004-05 के 61वें NSSO डाटा में निर्धानता आकलन करने के लिए विधि अपनाई गई। कौन सी विधि को अपनाई गई दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका URS। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर सी कि URM और MRM दोनों विधि अपनाई गए। यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन यानी MSSO द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए किए गए 61वें दौरे के आंकड़ों में निर्धानता आकलन के लिए यहाँ पर दो विधि अपनाई गई। कौन कौन सा दोस्तों, तो URP जिसको हम लोग कर सकते हैं यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड्स, साथ में MRP यानी होता है मिड्स रिकॉर्ड पीरियड विधि का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर URPP है, M की जगह में P हो जाएगा दोस्तों, तो इसको सुधार कर पढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो जो सी कथन है वो बिल्कुल सत्य नहीं है। सी कथन कहता है कि इसके केवल दो अनुच्छेद हैं जो कीमत की समस्या और भारत की पौष्टिकता स्तर को निर्धारित करता है। तो ये गलत है। बाकी ऑप्शन जो देखा जाए तो सही का 67% जनसंख्या को कानूनी रूप से सब्सिडी वाले खाद्य प्रदान की करती है। इसके अलावा 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर देखें तो आयोग के द्वारा सी आंसर को माना गया है। अब इसका आंसर क्या होगा, तो आयोग जो डिसाइड करती है वही हमको आंसर मानना होता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार के द्वारा आरंभ की गई थी कब, तो 2011 ईस्वी में। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति नवंबर 2011 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित की गई। इस नीति का प्रमुख लक्ष्य था GDP में विनिर्माण के हिस्से को एक दशक के भीतर 25% तक बढ़ाना तथा 100 मिलियन रोजगार पैदा करना। अगला प्रश्न दोस्तों कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी होता है SEZ की नीति
देश में पहली बार आरंभ की गई थी। तो कब आरंभ की गई थी दोस्तों? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा कि भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी ACG नीति की घोषणा की गई थी। यह एक मुक्त रूप से देखा जाए दोस्तों तो जो इसका जो शुल्क है, शुल्क मुक्त क्षेत्र है, जिसे व्यापार संचालन और शुल्क एवं तट कर के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाता है। भारत सरकार के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया, जो फरवरी 2006 से लागू है। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो संथाल परगना को अति प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। जबकि बौद्ध साहित्य में अगर देखा जाए दोस्तों तो इस क्षेत्र को कंज गला के नाम से भी जाना गया है। तो पूछा जा सकता है कि बौद्ध साहित्य में क्या नाम से जाना गया है? तो कंग जला के नाम से जाना गया है। कंज गला, इस तरह से आप याद कर सकते। कंजला के नाम से नरीखंड के बाद इसको कंजगला कहा गया। अगला प्रश्न है कि सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो सफा होड़ आंदोलन जो था दोस्तों, यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर संथाल जनजाति से संबंधित है। सफा होड़ आंदोलन संथाल आंदोलन से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि खेरवार आंदोलन जो कब हुआ था दोस्तों? तो 1868 से 71 को जो सफा होड़ आंदोलन भी कहा जाता था। यह आंदोलन एक ईश्वर की अवधारणा के साथ साथ सामाजिक सुधार से भी संबंधित था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? तो आपको पता होगा जो कोरवा जनजाति है वो आदिम जनजाति है। तो कोरवा जनजाति है दोस्तों, वो आदिम जनजाति है, आपको पता होगा। और कोरवा के दो भाग होते हैं, पहाड़ी कोरवा, एक डीहवारी कोरवा। और दोनों को देखा जाए संयुक्त रूप से ये दोनों को आदिम जनजाति में रखा गया है। जो डीह में आकर के गाँव में आकर के बस गए उसे डीहवारी कोरवा, और जो आज भी पहाड़ी इलाके में रहते हैं उसे कहा जाता है पहाड़ी कोरवा। तो डीहवारी और पहाड़ी दो कोरवा प्रचलित हैं और दोनों को संयुक्त रूप से आदिम जनजाति में ही अभी तक रखा गया है। झारखंड में 8 आदिम जनजातियां हैं और टोटल जनजाति की बात करें तो 32 हैं। अगला प्रश्न है कि अंडी और ओपरपीती नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? अंडी और ओपरपीती जो विवाह है दोस्तों हो जनजाति में प्रचलित है। यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो जो हो जनजाति है ये 32 जनजातीय समूह में एक आता है। और यहाँ पर देखें तो अंडी के से तात्पर्य है वार्ता के माध्यम से विवाह, यानी कि देखा जाए तो एक संबंधित विवाह कर सकते हैं जिसमें माता पिता के आपसी मेल मिलाप से शादी होता है, जैसे कि और जातियों में होता है। और अगर देखा जाए ऊपर पीती मतलब होता है दोस्तों अपहरण रीति से किए गए विवाह। अपहरण रीति से समझ सकते हैं दोस्तों कि उसको लेकर के भगा के करना विवाह। अगला प्रश्न है कि रियो पैरा ओलंपिक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो रियो पैरा ओलंपिक में भारत जो था दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर बी 43वें स्थान पर रहा। ये कब की बात हो रहा है दोस्तों? तो 2016 की बात हो रहा है, जो 15वीं ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। उस समय अगर देखा जाए तो जो भारत था वो 43वें स्थान पर रहा था। वहीं चीन जो था दोस्तों प्रथम स्थान पर रहा था और ब्रिटेन दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मछली। ये देखा जाए दोस्तों तो 2016 में रणथंभौर के नेशनल पार्क में एक प्रसिद्ध बाघिन था मछली, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी चलते प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों INS और अरिहंत। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा कि एडमिरल सुनील लंबा ने वर्ष 2016 में INS अरिहंत नामक परमाणु पनडुब्बी का औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया। यह भारत की पहली स्वदेशी निर्मित परमाणु पनडुब्बी है।
अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट लून संबंधित है। तो प्रोजेक्ट लून संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो यह परियोजना जो था गूगल के द्वारा संचालित की गई है और प्रोजेक्ट लून जो है हवा में तैरते गुब्बारों का एक समूह है जिसका लक्ष्य है ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों में इंटरनेट जो सेवा है उसका मुहैया कराना। अगला प्रश्न है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष क्या है। तो हर्ष के विजय का वर्ष के आयोग के द्वारा इसका आंसर माना गया है दोस्तों 618 ईस्वी में। तो यहाँ पर इसका आंसर बी आयोग किया है, जबकि आपको पता होगा कि पुलकेशिन के हर्ष का उल्लेख जो है 630 ईस्वी के लोहनारा से प्राप्त लेख से प्राप्त होता है, जिनमें शत्रुओं का उल्लेख तो नहीं किया गया है लेकिन हर्ष का नाम इसमें भी उल्लेखित नहीं, लेकिन अनुमान किया जाता है कि इस समय इसका विजित हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक और विवरण मिलता है, आपको पता होगा कि 634 ईस्वी में एल्कोहल अभिलेख में। तो एल्कोहल अभिलेख में इसे सिद्ध होता है कि यह उल्लेख करता है कि उस समय जो पुलकेशिन था वो हर्ष पर विजय का वर्ष मिलता है। इसमें उल्लेख कब, तो 634 ईस्वी, लेकिन आयोग के द्वारा 618 इसकी आंसर माना गया है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जब आप पढ़िएगा हर्षवर्धन विजय पुलकेशिन वगैरह तो वहाँ पर पढ़ने को आपको मिल जाएगा आसानी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सदरुद्दीन मोहम्मद ओफी के द्वारा दी गई। इसका आंसर सी हो जाएगा। चुंबकीय दिशा सूचक को भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना 1232 ईस्वी में सदरुद्दीन मोहम्मद ओफी के द्वारा दी गई थी। इन्होंने अपनी पुस्तक लुबाब उल अलबाब तथा जवामी उल हिकायत में इस चीज़ों का उल्लेख किया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यातीत है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी बलवन का मकबरा। अगर देखा जाए दोस्तों तो प्रथम वास्तविक मेहराब बलवन के मकबरे में दिखाई पड़ती है। बलवन का मकबरा किला ए रायपिथोर तथा दक्षिण पूर्वी में स्थित है। मकबरे का कक्ष वर्गाकार है, इसलिए प्रश्न पूछा गया था ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित। अगला प्रश्न है कि अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। तो अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन था दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा सुहरावर्दी। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। सुहरावर्दी आपको पता होगा कि नक्शबंदी शाखा की स्थापना की थी और ये बहुत कट्टरपंथी संप्रदाय से था। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए इसको भी देख लिया जाए दोस्तों। थारू क्या हो जाएगा दोस्तों। तो थारू जनजाति कहाँ रहता है, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा आपका। इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो हो जाएगा भील जनजाति कहाँ। तो भील तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा रहती है, आपका गुजरात वगैरह भी मिल जाएगा आपका, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। गुजरात एमपी वगैरह में भी भील लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा राजस्थान। गिद्धी जनजाति कहाँ रहते हैं दोस्तों। तो गिद्धी हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। और मुंडा जनजाति आप लोग जानते होंगे झारखंड में। तो इस तरह से इसको मैच कर सकते हैं और डी इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 89 संविधान संशोधन। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये संविधान संशोधन कब हुआ, तो 2003 में हुआ। अब इसके द्वारा जो है दोस्तों अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी दोनों को अलग अलग किया गया। अगला प्रश्न है कि मूल संविधान यानी मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। तो आपको पता होगा कि जो मूल संविधान में अगर देखा जाए दोस्तों तो आपका 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची है। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये सब बहुत हल्का प्रश्न है और आसानी से बन जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादातर करंट अफेयर्स पूछे गए हैं दोस्तों, आप जैसा कि प्रश्न में देख ही रहे थे। अगला प्रश्न है कि भारत में
राजनीतिक दलों के दल बदल की बुराई को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया? तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 92वें संविधान संशोधन यानी 52 संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? ये संशोधन हुआ था 1985 ईस्वी में और 10वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको अधिनियमित किया गया और यह कहा गया कि दल बदल से संबंधित कानून पारित किया गया, जिसमें आप अगर किसी दल में अगर जाते हैं तो आपकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी। अगर आप जितने भी पार्टी के अगर 2/3 बहुमत से अगर मैंने 2/3 जितने भी सदस्य अगर दूसरे पार्टी में संलग्न हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी जो है वो सदस्यता बना रहेगा, नहीं तो आप जो हो जाएंगे बेदखल हो जाएंगे, यानी किसी भी पार्टी से आप दूसरे मतलब लोकसभा सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो तो वहाँ पर आपकी जो पद है वो समाप्त हो जाएगी, आप पार्टी को छोड़ते हैं तो। अगला प्रश्न है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सी या कौन सा बिंदु नहीं है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु नहीं है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी बिंदु यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं है। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना पता होगा दोस्तों कि 2012 से 17 तक चला था और इसमें 25 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लक्ष्य रखा गया कि 8% जो होगा वास्तविक जीडीपी दर होगा, 4% विकास दर होगा, प्रति व्यक्ति उपभोक्ता करीब 10% से कम ही होगी, ये सब चीज़ों को रखा गया था। तो यहाँ पर योजनाओं के दौरान गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए कार्यों को अवसरों का सृजन आदि। हालांकि योजना का प्रश्न जो है वो त्रुटिपूर्ण था इसमें, क्योंकि सभी योजनाओं को लाया गया था तो यहाँ पर नहीं की जगह में है होना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर देखें तो उपरोक्त आंसर यहाँ पर डी होगा, यानी कि सभी को था शामिल, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं बोलिएगा, ये आयोग के द्वारा गलतियाँ थी। अगला प्रश्न है कि राइबोजाइम होते हैं, तो राइबोजाइम जो आप पढ़ते होंगे दोस्तों आरएनए, तो आरएनए क्या बोलते हैं कि राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म होता है उसी में, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी आरएनए। आरएनए के जो गुण होता है दोस्तों, जो राइबोसोम होता है, जो देखें तो विशिष्ट जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उत्प्रेरण करने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न है कि मृत मछली से निकालने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो यहाँ पर देखें तो मृत मछलियों से अमीनो यौगिकों के कारण जो होता है दोस्तों गंध निकलता है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। अमीनो यौगिक जो होता है दोस्तों ट्राइमेथिल एमीन का एक तृतीयक अमीन होता है, जो संरचनात्मक रूप से अमीनो यौगिक में इसमें अमोनिया का प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु एक मेथिल समूह से प्रतिस्थापित होता है। अगला प्रश्न है कि नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टेफ्लॉन। पॉलीटेट्रा क्लोरीन एथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है तथा PTFE एक ठोस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तथा यह विशेषता देखें तो बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शासक पुनर्मल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया? तो पुनर्मल के द्वारा किस चीज़ का निर्माण कराया गया था दोस्तों? तो यहाँ पर आपको पता होगा कि देवघर के जो शिव मंदिर है उसका निर्माण कराया गया था। पुनर्मल जो था गिद्धौर वंश के 10वें शासक था, इन्हीं के द्वारा देखी जाए तो देवघर के शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। आयोग के द्वारा बहुत सारे गलत जो प्रश्नों को दोस्तों गलत तरीके से डिफाइन करके सही उत्तर दिया गया था, क्योंकि ये देखा जाए तो सिलेबस के आधार पर पहली बार प्रश्न तैयार हुआ था, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महुआ डांड अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो महुआ डांड अभ्यारण्य जो है वो लातेहार जिले में है, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। आपको पता होगा कि महुआ डांड अभ्यारण्य जो है वो भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर पूछा भी जाता है कि भेड़िया के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो महुआ डांड अभ्यारण्य प्रसिद्ध है और ये अभ्यारण्य जो है दोस्तों 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। अगला प्रश्न है कि अंजम धाम झारखंड के किस जिले में है?
तो अंजन धाम जो है दोस्तों झारखंड के आपका हो जाएगा गुमला जिले में। इसका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। आपको पता होगा गुमला जिले में जो है ये अंजन धाम जो है ये हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार यहाँ कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ पर जो हनुमान जी का जन्म हुआ था और उनकी जो माता है अंजनी, उन्हीं के नाम पर इस जगह को नाम अंजन धाम के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर लोग पूजा करने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो झारखंड निवासी दीपसेन जो है वो दोस्तों वो शतरंज खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। और जो आपको पता होगा कि उन्होंने वर्ष 2000 में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता था। अगला प्रश्न है कि स्टेट ऑफ इंडिया स्कीम का प्रयोजन। तो स्टैंड ऑफ इंडिया स्कीम का प्रयोजन क्या है दोस्तों, उसको बताना है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ए कि अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला उद्यमियों की उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। ये संस्थागत देखा जाए दोस्तों तो ये साख संरचना तक अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला उद्यमियों को पहुँच को आसान योजना है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये योजना जो है 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री स्टैंड अप इंडिया बनाने हेतु घोषणा की थी। इस योजना का शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस तथा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नोएडा से किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला पुरस्कार हाल ही में किस फिल्म को मिला। तो मानवाधिकार भी एक टॉपिक पढ़ना है, वहाँ से भी प्रश्न आए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ब्लैक एंड वाइट। ये 15 नवंबर 2000 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम पुरस्कार जो था अर्जुन एस.आर. की लघु फिल्म ब्लैक एंड वाइट को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कि सभी प्रकार के सामाजिक विभेद के उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है। तो हो जाएगा दोस्तों सभी प्रकार की उन्मूलन करने का अधिकार जो है तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक उन्मूलन जो है मानवाधिकार के अगर देखा जाए तो ये सब दो दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत ही आता है, लेकिन आयोग के द्वारा अगर देखें तो इसका आंसर तीसरी माना है। तो आप डिसाइड कीजिएगा कि इसका आंसर क्या सही होगा, क्योंकि मानव आयोग के दूसरी पीढ़ी में सब चीज़ों को रखा गया है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर सी माना है। तो आपको सी ही मानना पड़ेगा जो आयोग डिसाइड करती है। अगला प्रश्न है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौते से। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। यह देखा जाए दोस्तों तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल था एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से, और ये कब हुआ था तो 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया और 11 सितंबर 2003 से यह लागू है। भारत सरकार ने देखे तो 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की पुष्टि की है। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। थोड़ा सा हम अगर बोले दोस्तों मेरे अनुसार से जीएस का पेपर टफ है, झारखंड के पेपर इसकी अपेक्षा आपको राहत देगी और झारखंड के पेपर इससे अच्छा है। उसमें आप आसानी से कम 80 तो बना ही सकते हैं, 75-80 अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो। लेकिन आपको यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो जीएस का पेपर जिसका करंट अफेयर अच्छा है तो 50 गेन कर सकता है, 50-60, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रश्न का जो लेवल है बहुत हाई है और बहुत ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो कभी पढ़ने को आपको नहीं मिला होगा। तो इस तरह से टोटल प्रश्न थे दोस्तों, आप इसको आयोग के साइट पर भी मिल जाएगा, लेकिन वो टिक आउट किया हुआ प्रश्न है। तो इस तरह से हम इसीलिए फ्रेश प्रश्न आपके समक्ष लाए थे। कैसा लगा है वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस एक बेस था दोस्तों कि पता चलेगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ताकि आपके पास सिलेबस हो तो आप उसको पढ़ते होंगे तो अनुमान लग जाएगा कि हाँ यहाँ टॉपिक से प्रश्न आए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।